एडेड विद्यालय जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 9वां स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आपके अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों का प्रैक्टिस सेट होगा। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहला, आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए। उस कॉपी पर 1 से लेकर 50 तक नंबर लिख लीजिए। जो प्रश्न आपके सही रहेंगे उसके आगे सही का निशान, जो गलत होगा उसके आगे गलत का निशान लगाते चलिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं। और दूसरा काम आपको ये करना है कि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे तो सिर्फ प्रश्न को ही पढ़ेंगे, उसका विकल्प नहीं पढ़ेंगे। विकल्प आपको पढ़ना है और विकल्पों को पढ़ने के बाद आपके पास 5 सेकंड का समय रहेगा। उस 5 सेकंड में आपको आंसर बताने की कोशिश करना है। तो इसी टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 9। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रैक्टिस सेट 9वें का हमारा जो पहला प्रश्न है, उस प्रश्न में लिखा गया है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है। यानी कि भारत में जो गिद्धों की कमी हुई है उसका प्रमुख कारण क्या है, ये आपको बताना है। विकल्प को ध्यान से देख लीजिएगा, सारे विकल्प आपको पढ़ना है। 5 सेकंड का आपके पास समय रहेगा आंसर बताने के लिए। तो भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। जानवरों को दर्द निवारक दवाइयाँ जो दी जाती हैं वही आपके भारत में गिद्धों की कमी का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा होता है? विकल्पों को ध्यान से देख लीजिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक होते हैं। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? तो आर्सेनिक जो द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक किस जगह पर है? इन 4 विकल्पों में से यही आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक मात्रा में होता है। देखिए, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, प्रश्नों को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको उसी हिसाब से प्रश्नों को सॉल्व करना है जिस हिसाब से आप अपने एग्जाम रूम में प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यानी कि प्रश्न पढ़ना है, उस पर टिक लगाना है और आगे बढ़ जाना है। आप ये मान के चलिए कि आप परीक्षा कक्ष में बैठे हुए हैं और आपका एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, तभी तो प्रैक्टिस सेट लगाने का कुछ फ़ायदा होगा, अन्यथा प्रैक्टिस सेट लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? अगर हम लोग 1 गिलास पानी पी लें तो कितनी कैलोरी मिलेगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, पानी पीने से कैलोरी नहीं मिलती है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 0 कैलोरी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, हम लोग भौतिक विज्ञान पे चलते हैं और लिखा है आकाश का रंग नीला होता है और नीला क्यों होता है, ये आपको बताना है। भौतिक विज्ञान की किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है, ये आपको बताना है। तो 5वें प्रश्न का जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। इस घटना के कारण हमें जो आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि रोगियों के अगर दांत देखना है तो दांतों के जो डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं, वही आपको बताना है। तो छठे प्रश्न में आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम लोग नैम भी कहते हैं, इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बेलग्रेड। बेलग्रेड में इसका आयोजन किया गया था। 8वें नंबर पर चलते हैं। एक विश्व धरोहर है जिसका नाम है भितरकणिका। भितरकणिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो भितरकणिका कहाँ पर है ये आपको बताना है। और 8वें प्रश्न में आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। ओडिशा में भितरकणिका विश्व धरोहर स्थल है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9वें नंबर के प्रश्न पर। पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों हेतु इको मार्क योजना कब से लगाई गई है। तो जो इको मार्क लगाया जाता है वो पर्यावरण के प्रभाव पर कितनी हानि हो रही है उसके लिए लगाया जाता है। और ये इको मार्क योजना कब से प्रारंभ की गई है ये आपको बताना है। तो 9वें प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 1991। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटी के प्रश्नों पर चलते हैं। एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कुल कितने हाई कोर्ट हैं इसके बारे में बताना है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है। भारत में ऑप्शन नंबर डी टोटल 25 हाई कोर्ट हैं, उच्च न्यायालय हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है, ये जो आपके 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें अर्धचालक कौन सा है ये आपको बताना है। तो 11वें प्रश्न में हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है। आगे, कांसा एक मिश्र धातु है। एक मिनट रुकिए। हाँ, कांसा एक मिश्र धातु है और ये किससे मिलकर बनी हुई है ये आपको बताना है। कांसा जो मिश्र धातु होती है वो किससे मिलकर बनाई जाती है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। 12वें प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, तांबा और टिन मिलाकर क्या बनाया जाता है, कांसा बनाया जाता है। 13वें नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जल जनित रोग है, यानी कि प्रदूषित जल से होने वाला कौन सा रोग है ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो प्रदूषित पानी पीने से आपको ऑप्शन नंबर सी हैजा रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट का समय दीजिए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जब संसद के दोनों सदन बुलाए जाते हैं तो जो संयुक्त बैठक होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है ये आपको बताना है। कंफ्यूज मत होइएगा, इस प्रश्न को बहुत सारे लोग गलत कर देंगे जल्दबाजी के चक्कर में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई है। वाद मतलब होता है विवाद या केस। तो किस केस में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था ये आपको बताना है। और चारों विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था वो केशवानंद भारती केस में किया गया था, जो कि आपके विकल्प में नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 16 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। इस नहीं शब्द को विशेष रूप से पढ़िएगा। तो कौन सी समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है ये आपको बताना है। गलत मत करिएगा, पंचायती राज व्यवस्था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे जूनियर शिक्षक भर्ती हो या पैट हो या यूपी टेट हो, कुछ भी हो, पंचायती राज व्यवस्था के जितने भी प्रश्न हैं उसको तो रट लेना है। और यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। PVN राव समिति जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था। तो 17वें नंबर के प्रश्न में लिखा है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से कौन संबंधित था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही रहेगा, तिलक साहब। जो तिलक साहब थे, BG तिलक, वो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं।
अपने 18वें नंबर के प्रश्न पर, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत किया था। तो आज़ाद हिंद फौज के जो अधिकारियों पर मुकदमा चल रहा था वो लाल किले में चल रहा था, और वकालत किसने किया था ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। सर टी.बी. सप्रू ने वकालत किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो 19 नंबर का जो हमारा प्रश्न है उसमें लिखा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, तो इसके विरोध में किसने वायसराय के कार्य परिषद से इस्तीफा दिया था, यही आपको बताना है। तो इसमें जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, सर शंकरन नायर। तो शंकरन नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से इस्तीफा दिया था। आगे बढ़ते हैं अपने 20वें नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि किसका जोड़ा गलत बनाया गया है ये आपको बताना है। एक तरफ दर्रे लिखे हुए हैं और एक तरफ आपके राज्य लिखे हुए हैं। तो इसमें जो पहला वाला है नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यही यहाँ पर गलत है और बाकी सब सही हैं। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ये जो नदियाँ आपको दी गई हैं इनमें से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है ये आपको बताना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सतलज नदी का जो उद्गम होता है वो भारत से नहीं होता है, जबकि ये तिब्बत से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों का अंकन है। तो संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं, किस शासक के सिक्कों पर थे ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, अगाथोक्लीज। अगाथोक्लीज जो राजा थे उनके संकर्षण और वासुदेव जो सिक्के हुआ करते थे ये दोनों अंकित रहते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते ही ये प्रश्न बड़ा है इसलिए इसको छोटा करना पड़ेगा, इसलिए 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। हाँ अब आपको दिख रहा होगा। सूची 1 और सूची 2 करना है। सूची 1 में हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो लिखा है और यहाँ पर सौदाह, R27, गोदी नर्तकी की मूर्ति और जुता हुआ खेत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय ये जो 4 विकल्प होते हैं इनको मिलाना होता है। तो 4 में से 1 या 2 तो आपको आ ही रहा होगा, तो जो आ रहा है पहले उसको मिला दीजिए। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है, ठीक है। अगर आपने मोहनजोदड़ो एक मूवी का भी बनी है ऋतिक रोशन की, तो अगर आप मूवी भी देख लेंगे तो भी उसमें बताया गया है कि मोहनजोदड़ो में नर्तकी की मूर्ति मिली है, यानी 4 का तीसरा सही होगा। तो 4 का कौन सा सही होगा, तीसरा सही होगा। यानी चलिए देखते हैं हम लोग 4 का यानी डी का तीसरा। तो डी का तीसरा कहाँ पर दिया गया है, इस बी में दिया गया है और डी में दिया गया है, यानी कि ए और सी आपके विकल्प पूरी तरह से गलत हो गए, ठीक है। तो 4 का 3 देखिए यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो ये बी में है और डी में है, तो या तो आपका बी सही होगा या डी सही होगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप इस प्रश्न को ना सॉल्व कर पाएँ तो भी अंदाजे से कैसे आप प्रश्न को सही कर सकते हैं। अब हड़प्पा की बात करते हैं और किसके, कालीबंगा की बात करते हैं। तो कालीबंगा में हमें क्या मिला है, कालीबंगा के बारे में जानते होंगे आप लोग कि वहाँ खेत मिला है, एक जुता हुआ खेत मिला है, तो सी का 4 सही होगा। तो सी का 4 किस में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। हड़प्पा से क्या मिला है, सौदाह, शव को जलाने की प्रथा मिली है। लोथल से क्या मिला है, गोदी मिली है।
कालीबंगा से क्या मिला है, वह जुता हुआ खेत मिला है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, नर्तकी की मूर्ति मिली है। तो अब इसका आप लोग मिलान कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब था कि मुझे सिर्फ इसमें मोहनजोदड़ो याद था, नर्तकी की मूर्ति वाला, और कालीबंगा जुता हुआ खेत, ये दो चीज़ें ही याद थीं। तो इनके आधार पर हमने आंसर निकाल लिया है, बाकी अपने आप सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है जो समझा रहे हैं वो चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 24 नंबर के प्रश्न पर, और इसमें लिखा गया है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दीवान ए अमीर कोही विभाग किससे संबंधित था, ये आपको बताना है। प्रश्न ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तो उसको आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दीवान अ कोही जो विभाग है, दीवान अ अमीर कोही विभाग, वो कृषि से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अपने 25 नंबर के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है। तो फारसी के कौन कवि थे जिन्होंने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था, ये आपको बताना है। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो ने फारसी के जो पहले कवि थे उन्होंने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया है अपनी कविताओं में। आगे बढ़ते हैं, एक आसान सा आपके लिए प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था। आगे इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। तो बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मेहता, तैलंग और तैयब जी, इन तीनों को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान किया। तो सन्यासी विद्रोह के बारे में किसने लिखा है अपनी कृति में, यही आपको बताना है। 5 सेकंड के अंदर आप आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संतुष्टि किया था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली के बारे में किसने बताया था, ये आपको बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, और इसका आंसर सभी लोग को आता होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर, और पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है। तो वैश्वीकरण के बारे में आपने बहुत सुना होगा, उसका क्या मतलब होता है वही आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना वैश्वीकरण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, रेपो रेट विचारणीय होता है। तो रेपो रेट पर कब विचार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही रहेगा, मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट पर विचार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने 32 नंबर के प्रश्न पर, भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था कौन सी है, यानी औद्योगिक क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, ये आपको बताना है 4 विकल्पों में से। तो 32वें नंबर में हमारा जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी होगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। आगे एक कॉमन सेंस का प्रश्न है, इसका आंसर सभी लोग दे सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये आपको बताना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान होता है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, स्थिर है, क्या प्रभाव पड़ रहा है। कॉमन सेंस का प्रश्न है, कृषि योग्य भूमि घट रही है, इस प्रकार कृषि का योगदान भी घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, घट रहा है, ये आपका सही रहेगा।
आगे बढ़ते हैं। जनगणना के प्रश्न तो आप रख लीजिएगा, हर प्रैक्टिस सेट में जनगणना के प्रश्न मिल रहे हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन मतलब होता है 10 लाख नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा नगर था। तो 10 मिलियन यानी 10 लाख के जो शहर हैं उसमें आखिरी स्थान पर कौन सा शहर था, ये आपको बताना है। और इतना तो कोई याद रखता नहीं है। 10 लाख लगभग जो शहर थे वो 56 शहर थे और आपके पूरे भारत में। इसमें आखिरी स्थान पर हमारा कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी कोटा था। तो ये ऐसा प्रश्न है जिसका अधिकांश लोग आंसर नहीं दे पाएंगे, तो अगर आपका गलत हो गया हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर को दर्ज किया गया था। तो सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में किस राज्य की थी, ये आपको बताना है इन 4 विकल्पों में से। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंडाल्को कहाँ पर है। बहुत ही आसान प्रश्न है। हिंडाल्को कहाँ पर है, अर्थव्यवस्था से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। रेनकोट में हमारा हिंडाल्को जो इंडस्ट्री है वो स्थित है। आगे बढ़ते हैं। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये आपको बताना है। तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कब बनाया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही रहेगा। 1960 में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था। अब चलते हैं हम लोग करंट अफेयर्स पर। 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 की मध्य सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। तो कब मनाया गया, 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में बनाया गया था। इस वर्ष इस सप्ताह की क्या थीम थी, ये आपको बताना है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह जो मनाया गया था उसकी क्या थीम थी। विकल्पों को ध्यान से देखिएगा और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो 38वें प्रश्न का जो आपका सही आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सतर्क भारत समृद्ध भारत। ये हमारी क्या थी, थीम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव 2020 मनाया गया था। कटी बिहू उत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया था, ये आपको बताना है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इस प्रकार के प्रश्न में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी असम। असम में बिहू उत्सव मनाया जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कोरोना से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया था। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया गया था। तो 40वें प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया था, यानी कि पूरे विश्व में एक साथ लोगों ने हाथ धोए थे। आगे 41 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया था। तो छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कब किया गया, ये आपको बताना है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 22 से 25 दिसंबर के बीच में, जो कि आपका 2020 में था। भारत में छठा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न पर। 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर किस देश द्वारा खाद्य और कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया। तो किस देश में स्मारक सिक्का जारी किया गया था खाद्य और कृषि संगठन के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, ये आपको बताना है। और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 16 अक्टूबर 2020 की घटना है। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, जब कुछ ना समझ में आए और भारत आपके विकल्प में दिया गया हो तो वहाँ भारत आप लगा सकते हैं। प्रिंट इसका थोड़ा सा खराब हो गया है प्रश्न का, उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। 43 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं।
भारत में अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया था। यानी कि 8 जो समुद्र तट हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से समुद्र तट का भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए अनुशंसित नहीं किया गया था? यानी कि इन 4 विकल्पों में आपको बताना है कि किसे ये ब्लू फ्लैग का जो प्रमाण पत्र है वो नहीं दिया गया है। तो उसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कनारा तट। कनारा तट जो कि केरल में है, उसको यह प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है। आगे 44 नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं, रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों के लिए हम लोग एक अलग से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, भाई हैं, मित्र हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो एसएससी की तैयारी नहीं करते हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी नहीं करते हैं, सिर्फ शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, यूपी टेट की तैयारी करते हैं। तो उनका जो रीजनिंग के प्रश्न होते हैं बहुत ही ज़्यादा कठिन लगते हैं। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए हम लोग एक जो रीजनिंग के यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाते हैं, जिसमें रीजनिंग के सभी प्रश्नों को बहुत ही डिटेल में समझाया जाता है। तो अगर आपकी भी रीजनिंग कमज़ोर है तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसकी एक अलग से डिटेल में वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी प्रश्न पर। और हमारा आखिरी प्रश्न जो कि 50वें नंबर का प्रश्न से संबंधित है, इसमें लिखा गया है 16 फरवरी 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था, ये आपको बताना है। 2021 16 फरवरी की ये घटना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपको रटा होना चाहिए। तो इसमें सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्हें यह चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। तो आज के हमारे टोटल 50 प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं, जिसमें हम लोगों ने रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। टोटल 50 नंबरों में आप कितने नंबर बन रहे हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपके कोई मित्र जूनियर शिक्षक भर्ती अथवा सुपर टेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।